हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। काला जादू। संगीता, मैं तुम्हारे नाम अपनी कुछ ज़मीन करना चाहता हूँ। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, तभी मेरे हमसफ़र छोटू की बात मेरे कानों में पड़ी तो मुझे एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। मैंने छोटू की तरफ देखा और कहा, मुझे फ़ख्र है कि मैं अब तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई पछतावा नहीं है। तुम मेरे नाम पे जो कुछ करना चाहते हो बेशक मत करो, क्योंकि तुम्हारा कहना ही मेरे लिए काफ़ी है। मैंने उसके हाथ को थाम कर कहा तो वह मुस्कुरा दिया और बोला, मैं वह मर्द नहीं हूँ जो सिर्फ बातों से ही अपनी बीवी को बहलाए। मैं यह कागजात भी लाया हूँ, तुम्हें आज ही यह तोहफा दूंगा। उसने एक फ़ाइल मेरे सामने की तो खुशी से मेरे आंसू निकल गए। मैंने फ़ाइल एक तरफ रख दी, तब छोटू ने मेरे हाथ में पेन थमाई और कहा, यह कागजात साइन करके मुझे वापस कर दो, मैं इसे अलमारी में रख दूँ। मेरी आंखें तो खुशी के आंसुओं से बार बार धुंधला रही थी। मैंने 2-3 जगह पर साइन किया तो छोटू बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे ऐसी खुशी ज़िंदगी में नहीं मिली। मैं शर्मिंदा हूँ, तुम्हें छोटे से घर में शादी करके लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए अच्छा घर भी बनवा सकता था, मगर मैं चाहता था कि जितना कुछ है वह मैं तुम्हारे नाम कर दूँ। इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए घर नहीं बनवा सका। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैंने दौलत बहुत देखी है, अब मुझे ज़िंदगी में मोहब्बत चाहिए, जो तुम्हारी सूरत में मुझे मिल गई। उस दिन मुझे लगा था मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाली हूँ, और ऐसा हुआ भी। 1 महीने तो इस छोटे से घर में बहुत अच्छे से गुजरे। फिर 2 महीने बाद छोटू मुझसे बोला, चलो कहीं पर चलना है। मैंने हैरानी से पूछा, कहाँ जाना है, लेकिन उसने कहा, मेरे साथ चलकर तो देखो। मैं मुस्कुराते हुए उसके साथ चल दी। वह एक बहुत बड़े और खूबसूरत घर के सामने आकर रुका। मैंने हैरानी से पूछा, यहाँ कौन रहता है, किससे मिलवाने लाए हो? वह हंसकर बोला, यहाँ अब हम रहेंगे, मैं तुम्हें इसकी मालकिन बनाना चाहता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं उसका शुक्रिया अदा करती घर के अंदर आई तो वह घर बहुत खूबसूरत था। हम लोग उस घर में रहने लगे। छोटू ने मेरे लिए नौकर भी रख लिए थे। हमारी शादी को कुछ महीना हो गया और वह मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन महीना था। एक दिन अचानक से मुझे मेरी बेटी का फ़ोन आया। मैंने उससे बात की तो वह रो रही थी। मैंने परेशानी से पूछा, गुड़िया क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तो वह और रोने लगी। मैंने फिर पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? वह हिचकियों के साथ रोते रोते बोली, मम्मी, पापा ने मेरा बैंक अकाउंट बंद करवा दिया है, और आप जानती हैं बिना पैसे के बाहर में रहना किस कदर मुश्किल है। मैं बगैर पैसे के यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ? यह बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मेरा पहले वाला शौहर ऐसे कैसे कर सकता है? गुड़िया तो उसी की बेटी थी। अगर मैंने उसे तलाक ले ली है तो इसमें गुड़िया की क्या गलती है? वह तो उसकी बेटी है, और अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कौन करता है? गुड़िया को अपने पापा से ही ज़्यादा लगाव था। गुड़िया हमेशा अपने पापा की साइड लिया करती थी। मैंने गुड़िया से कहा, तुम थोड़ा रुको, छोटू आता है तो मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन वह लगातार रोए जा रही थी। मैंने फिर उससे कहा कि तुम ऐसा करो, वापस आ जाओ, जब तुम्हारे पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब तुम वहाँ वापस चली जाना। तब वह रोते हुए बोली, मम्मी, मेरे पास एक वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है, आप प्लीज़ मेरी टिकट करवा दें, मैं वापस आ जाती हूँ। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे भिजवा देती हूँ, और कांपते हाथों से फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही मैंने छोटू को फ़ोन किया और कहा, घर आओ, तुमसे बात करनी है। छोटू घर आया तो मैंने कहा, कुछ पैसे गुड़िया के अकाउंट में भिजवा दो। पहले तो वह बहुत इत्मीनान से मेरी बातें सुनता रहा, फिर वह बोला, मैं किस खुशी में उस पर पैसे लगाऊं? मैंने उसको सारी बात बता दी, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और बोला, अगर वह वहाँ पर भीख भी मांगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका तुम्हारे साथ रिश्ता है, मुझे कोई रिश्ता विश्ता नहीं निभाना है। मैं हक्का बक्का से उसे देखती रह गई कि क्या यह वही छोटू है जो मुझसे मोहब्बत के दावे किया करता था? अब कैसे एकदम से मुकर गया है? मैंने पूछा, छोटू, सिर्फ एक बार इतना बता दो कि क्या तुम मेरी बेटी के लिए कुछ कर सकते हो या नहीं? उसने नहीं में सर हिला कर कहा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। उसका बाप बहुत अमीर है, उससे जाकर पूछो, वह जो भी करना चाहे कर दे, मुझसे उम्मीद न रखना। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी कोई ऐसी वैसी गिरी पड़ी नहीं हूँ, कर लूँगी जो कर सकती हूँ। इतना बोलकर मैं वहाँ से जाने लगी। छोटू ने पूछा, तुम क्या करोगी? मैंने कहा, कुछ दौलत मेरे पास भी है,
जिसमें से थोड़ा पैसा भेज दूंगी अपनी बच्ची को। वह मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, कौन सी बच्ची जिसने तुम्हारी शादी पर फ़ोन करके कहा था कि मुझे अपनी बेटी बोलने की कोशिश भी न करना, और तुम मेरे कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोई थी। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहो, जब तुमने मना कर ही दिया है तो मैं कुछ भी करूं अपनी बेटी के लिए, तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसने कहा, कुछ नहीं, और वहाँ से चला गया। मैं भी गुस्से में पैर पटकती अपने कमरे में आ गई और अपने वकील को फ़ोन किया तो पता चला कि कुछ रोज़ पहले उनकी मौत हो गई थी। बहुत अफसोस हुआ यह सुनकर। तो मैंने दूसरे वकील से कांटेक्ट किया तो पता चला कि मेरा अकाउंट और सारी ज़मीन सब छोटू के नाम पर हो गया है। मैंने कहा, वकील साहब, वह मेरा दूसरा शौहर है, लेकिन सब कुछ तो मेरे नाम है, अब दोबारा देखें। तो वकील ने बताया कि इतने तारीख को यह सब कुछ आपने ही छोटू के नाम की थी। मेरा तो दिमाग सुन रह गया। जब मैंने उस तारीख को याद किया तो याद आया यह तो मेरी दूसरी शादी का दिन था, और पहली रात को छोटू ने एक फ़ाइल मेरे आगे कर दी थी और कहा था, इस पर साइन कर दो। उसने बताया था कि मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। उसने मुझे धोखा दिया था और मेरे साथ प्यार का नाटक करके उसने वह सारी दौलत जो मेरे नाम पर थी अपने नाम पर करवा ली और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं छोटू के प्यार में इस कदर अंधी हो गई थी कि मैंने अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था। मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा वहाँ आराम से बैठा चाय पी रहा था। मैंने पूछा, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? जब मैंने तुमसे शादी कर ली थी तो फिर तुमने ऐसी हरकत क्यों क्यों क्या हुआ? वह हैरत से बोला, ऐसा क्या कर दिया मैंने? मेरा सारा कुछ तुमने अपने नाम करवा लिया और अब पूछ रहे हो मैंने क्या कर दिया? मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली थी। हो सकता था मैं खुद ही वह सब तुम्हारे नाम कर देती, मगर तुमने मुझे धोखा दे दिया। वह हंसकर बोला, तुमने भी तो सब कुछ मेरे नाम करनी थी, तो मैंने खुद कर ली। तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मैंने इसे झकझोर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? वह उठा और मुझे पीटना शुरू कर दिया। अपनी औकात में रहो, ज़्यादा मत उड़ो। तुम जैसी धोखेबाज औरत को मैंने अपनी बीवी बनाया है, तो बीवी बनकर रहो, मेरे सर पर चढ़कर मत नाचो। मैं कैसे धोखेबाज हुई? तुमसे शादी कर ली, इस वजह से तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। वह बोला, जो औरत शादीशुदा होते हुए किसी और के साथ मोहब्बत की पेंगे लड़ा रही हो, वह धोखेबाज नहीं हुई या नहीं? सुनो, अपनी बेटी का फंदा मेरे गले में मत डालो। खबरदार, जो तुम अपनी बेटी से किसी भी तरह का नाता रखी हो। मैं हक्का बक्का छोटू को देखती रह गई और वह वहाँ से चला गया। मैं वहीं सोफे पर ढह गई। वो सारी जायदाद जो मेरा पहला शौहर मेरे नाम करता रहता था, आज मेरे हाथों से रेत की तरह बाहर निकल गई थी। मैंने जल्दी से जाकर अपने जेवर देखे, मगर अफसोस, मेरे जेवर भी मेरे पास नहीं थे। मुझे बहुत ज़ोर का रोना आ रहा था। इधर गुड़िया पर न जाने क्या बीतती होगी। मेरी नज़र हाथों में पड़ी चूड़ियों पर पड़ी तो मैंने उसे जाकर बेच दिया। बेचकर गुड़िया को पैसे भिजवा दिए और अब गुड़िया वापस आ रही थी। वो तो अच्छा था कि छोटू कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे और यह मेरे लिए अच्छा मौका था। मैं गुड़िया को लेने एयरपोर्ट पहुंची। वह मेरे गले लगकर रोते हुए मुझसे बार बार माफ़ी मांग रही थी। मम्मी, पापा ने मेरी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया, हालांकि मैंने हमेशा उनका साथ दिया था। जब मैंने पापा से पूछा वह यह सब क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत बेरहमी से कहा कि तुम भी वही सब करोगी एक दिन जो तुम्हारी माँ ने मेरे साथ किया है। तो क्यों नहीं मैं अभी से तुमसे वह सब कुछ छीन लूँ जिसका दुख मुझे तुम्हारे जाने से होगा। मैंने उसे चुप कराया, फिर उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाया तो उसने पूछा, मम्मी, आप मुझे अपने घर लेकर जा रही हैं? तो मैंने कहा, नहीं मेरी जान, तुम अभी अपने पापा के पास जाओ, हो सकता है वह तुम्हें देखेंगे तो मान जाएंगे। मैंने उसे उसके पापा अमर के घर के बाहर उतार दिया और वहाँ से चली आई। अभी मैं घर भी नहीं पहुँची थी कि गुड़िया का फ़ोन आने लगा। मैंने कई मर्तबा उसका फ़ोन काटा, लेकिन बार बार फ़ोन काटने पर भी उसका फ़ोन आना नहीं रुका। तो मैंने तंग आकर उठा लिया और बोली, गुड़िया, मैं बाद में बात करती हूँ। तब उसने जल्दी से कहा, पापा मर गए हैं मम्मी। मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और अमर के घर पहुँची। घर के बाहर कुछ लोग जमा थे और घर का दरवाज़ा खुला था। मैं घर के अंदर गई, देखा एक बेड पर अमर की लाश रखी है और गुड़िया बुरी तरह रो रही थी। मैंने हैरत से पूछा, यह सब कैसे हुआ? तो गुड़िया बोली, उन्हें हार्ट अटैक आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर कफन दफन और जनाजे के सारे काम हो गए। मैंने छोटू को कई मरतबा फ़ोन किया
पर उसके फ़ोन बंद आ रहे थे। मैं गुड़िया के पास ही रुक गई। गुड़िया बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि हमेशा से वह अपने पापा के बहुत करीब रही थी। कोई दूसरी औलाद थी नहीं, इसलिए मेरा और अमर का सारा प्यार उसे ही मिला था। अगले रोज़ छोटू वहाँ आ गया और उसने खूब हंगामा किया। उसने कहा, कैसे उसे बताए बगैर मैं अपने पहले शौहर के घर रुक सकती हूँ। मैंने छोटू को समझाने की बहुत कोशिश की कि गुड़िया परेशान है, उसके सामने यह ड्रामा तो मत करो, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। गुड़िया मेरे करीब आई और बोली, मम्मी आप अपने घर जाएं, वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत है। बाहर मुल्क में तो मैं अकेली ही रहती थी, तो यहाँ भी रह लूँगी। मेरी वजह से आप दोनों लड़ाई मत करें। तब मैं छोटू के साथ घर आ गई। इस बात को कुछ रोज़ हो गए। एक रोज़ छोटू घर में नया नौकर लेकर आया। मुझे वह नौकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने उसे कहा कि इस नौकर को हम नहीं रखेंगे, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है। तो छोटू ने कहा, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ और तुम्हें जो कुछ भी लग रहा है वह तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। एक दिन छोटू मेरे पास आया और बातों बातों में उसने गुड़िया का जिक्र किया। मुझे अच्छा लगा। मैंने भी कहा, मुझे गुड़िया की बहुत फिक्र रहती है, पता नहीं बेचारी अकेले सब कुछ कैसे करती होगी। छोटू धीरे से बोला, तो हम क्या कर सकते हैं। मैं चुप रही तो वह फिर बोला, बताओ जो तुम चाहती हो वही होगा। मैं खुश हो गई। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ वह इस घर में आ जाए, वह यहीं हमारे साथ रहे। वह बोला, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे समझना चाहिए था। तुमने यह सब खुद ही मुझे दे देना था। अगर मैं ऐसी हरकत नहीं करता तो आज यूँ तुम्हारी नज़रों में मैं ना गिरता। वह मुझसे माफ़ी मांगने लगा और औरत तो हमेशा ही माफ़ी से पिघल जाती है। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। वह बोला, जाकर तुम गुड़िया को ले आओ। मैं अब तुम दोनों को दूर रखकर गुनहगार नहीं बनना चाहता। मैं बहुत खुश हुई। मेरा पुराना छोटू मुझे वापस मिल गया है, जिससे मैंने मोहब्बत की थी, पर गुड़िया ने आने से मना कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाया और अपने साथ घर ले आई। हम दोनों बहुत खुश थे। छोटू भी हमारे साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे। अब मुझे लग रहा था मेरा फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था। अच्छा किया मैंने अमर को छोड़ दिया, क्योंकि उससे मुझे मोहब्बत नहीं थी, मगर अमर को मुझसे बहुत मोहब्बत थी। मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। 5 बहन भाई थे, तो घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। मैंने छोटी मोटी नौकरी कर ली। एक रोज़ मुझे ऑफिस से आने में देर हो रही थी। मैं भागते हुए एक गाड़ी से टकरा गई। वह गाड़ी वाला कोई और नहीं बल्कि अमर था। फिर पता नहीं कैसे वे मेरे ऑफिस तक पहुंचा। वहां से मेरे घर का पता लिया और शाम को जब मैं ऑफिस के बाद घर वापस आई तो अमर मेरे घर में माँ पापा से हंस हंस कर बातें कर रहा था। वह मामूली शक्ल सूरत का था। उसने दोबारा मुझसे माफ़ी मांगी। तो मैंने कहा, जब एक बार आपने माफ़ी मांग ली थी तो फिर घर क्यों आए। फिर वह मेरे घर मेरे लिए रिश्ता लेकर आया। सब लोग हैरान थे, कितने बड़े घर से मेरे लिए रिश्ता आया है, क्योंकि उसे मैं एक ही नज़र में अच्छी लग गई थी। माँ ने मेरी राय पूछी तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं हरगिज़ अमर से शादी नहीं करूँगी। सब ने वजह पूछी तो मैंने वह भी नहीं बताई, क्योंकि वजह तो थी मेरे पास। अगर मैं बता भी देती तो कोई मेरी एक नहीं सुनता। मुझे छोटू से मोहब्बत हो गई थी। छोटू मजदूरी करता था। माँ पापा ने मुझे बहुत समझाया, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम पैसों में खेलोगी। उन सब की बातें सुनकर मैं अमर से शादी करने के लिए राज़ी हो गई। मैं छोटू को पूरी तरह से भूल गई। एक ही महीने के बाद मेरी शादी बहुत सादगी से हो गई, लेकिन रिसेप्शन बहुत धूमधाम से हुआ। मेरी ज़िंदगी अमर के साथ बहुत अच्छे से गुजरने लगी। मैं बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर मैं माँ बन गई और गुड़िया मेरी गोद में आ गई। एक दिन मैं मार्केट से घर वापस आ रही थी। अचानक एक आदमी मेरी गाड़ी से टकराया। जब मैं गाड़ी से उतरी और उस आदमी को देखा तो देखती रह गई। वह कोई और नहीं, छोटू था। उसे देखकर मेरी सोई हुई मोहब्बत जाग गई। बस यहाँ से हमारी मोहब्बत दोबारा शुरू हो गई। अमर मुझे पहले ही एक आँख नहीं भाता था और अब तो मैं सारा दिन ही घर से बाहर रहती। कुछ सालों तक मैंने छोटू के साथ खूब ऐश किए। फिर मैंने अमर से तलाक ले ली, क्योंकि अब उसे मुझ पर शक होने लगा था। मैंने उसके शक को यकीन में बदल दिया और कहा, मैं छोटू से मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझे तलाक दे दो तो मैं उससे शादी कर लूँगी। अमर ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं मानी। तो उसने मेरा बदला अपनी बेटी से लेना चाहा और शायद वह मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया, तभी अपनी जान से चला गया। अब गुड़िया मेरे साथ ही घर में रहने लगी थी। एक रोज़ वह घबराई घबराई मेरे कमरे में आई और बोली, मुझे डर लग रहा है।
मैंने पूछा क्यों डर लग रहा है, तो वह कहने लगी मैं अपने कमरे में थी जब खिड़की में कोई मुझे खड़ा देख रहा था। अब मैंने हैरत से पूछा तो वह छोटू की तरफ देखने लगी जो अभी अभी कमरे में आया था। फिर गुड़िया बार बार मेरे पास आ जाती कि डर लग रहा है। जब मैं डर की वजह पूछती तो वह कहती कुछ नहीं और छोटू की तरफ देखने लगती। फिर एक दिन उसने डरते डरते कहा कि उसे छोटू से डर लगता है। मैंने हैरानी से पूछा क्यों डर लगता है, उसने कोई बात की है क्या? उसने धीरे से कहा ये मुझे अच्छी नज़र से नहीं देखते, आधी आधी रात को वह मेरे कमरे में आता है और मैं उसे देखकर डर जाती हूँ। मैं तो यह सुनकर परेशान हो गई। मैंने कहा गुड़िया देखो जो भी हो छोटू ऐसा नहीं है, मगर वह अपनी बात पर अड़ी थी। लेकिन अब तक मैंने कोई ऐसी बात महसूस नहीं की थी। खैर जब उसने मुझे ज़्यादा कहना शुरू किया तो मैंने इस मामले को सुलझाने का सोचा। अचानक मैंने एक रोज़ किसी काम के लिए आवाज़ दिया तो वही नौकर आया जिसे छोटू लाया था। पता नहीं क्यों मुझे वह एकदम से बहुत अच्छा लगने लगा था। अचानक से मेरे दिल में यह ख्वाहिश होने लगी कि इसकी और गुड़िया की शादी कर देनी चाहिए। मैं हैरान इस बात पर थी कि पहले तो मुझे यह अच्छा नहीं लगता था, पर अब ना जाने क्यों अच्छा लगने लगा है। इधर गुड़िया की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। रोज़ रोज़ वह मुझे यही कह रही थी छोटू अच्छा नहीं है। मैं अपने और छोटू के रिश्ते को तो ख़त्म नहीं कर सकती थी। सोचा गुड़िया की ही शादी कर दूं और उसके घर भेज दूं, ताकि ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। मैंने गुड़िया से पूछा क्या तुम किसी को पसंद करती हो? अगर हाँ तो मुझे बता दो, मैं वहीं पर तुम्हारी शादी कर दूंगी। उसने कहा पसंद तो कोई नहीं है, मगर यहाँ पर जो अमन काम करता है वह मुझे अच्छा लगता है। आप उससे पूछ कर देखें और वह मान जाता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुझे उम्मीद है वह मान जाएगा। छोटू किसी काम से बाहर गया हुआ था। मैंने अमन को बुलाया और पूछा तुम्हारी शादी हो गई है? तो उसने कहा जी अभी तक कोई मिली ही नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलना चाहती हूँ। उसने बताया मेरे माँ बाप नहीं हैं। तो मैंने खुलकर बात की कि मैं गुड़िया की शादी तुमसे करना चाहती हूँ। वह बहुत हैरान हुआ और उससे यकीन ही नहीं आ रहा था। दूसरे ही दिन मैंने गुड़िया और अमन की शादी करवा दी और तब अमन ने कहा मैं अपनी बीवी को अपने गांव लेकर जाना चाहता हूँ। मेरे जवाब देने से पहले ही गुड़िया ने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं बस इस घर से दूर जाना चाहता हूँ, बस मुझे किसी तरह यहाँ से ले जाओ। मैंने गुड़िया को देखा तो उसकी हालत पागलों से कम नहीं थी। मैं अमन को मना करना चाह रही थी मगर गुड़िया की बात सुनकर चुप रह गई, क्योंकि मैं जानती थी वह अब नहीं रुकने वाली। मैंने कुछ पैसे और जेवर देकर उन्हें भेज दिया। उनके जाने के अगले रोज़ छोटू आ गया। उसने आते ही पूछा गुड़िया कहाँ है? मैंने कहा वह चली गई, मुझे भी नहीं बताया। छोटू ने मुझसे और कोई सवाल जवाब नहीं किया। फिर उसने अमन के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया वह नौकरी छोड़कर चला गया। तब छोटू ने कहा अच्छा हुआ, बहुत कामचोर हो गया था। एक रात मैं उठी तो देखा छोटू बिस्तर पर नहीं था। पूरा घर में देख लिया पर छोटू नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हो गई, सारी रात जागती रही। सुबह वह आया और नहाने चला गया। जब नहाकर निकला तो मैंने पूछा सारी रात कहाँ थे? तो उसने बात टाल दी। अब रोज़ यही होने लगा। मुझे पता नहीं चल रहा था वह कहाँ जाता है। एक रात मैं सोने का नाटक करती रही कि जहाँ भी जाएगा मैं उसके पीछे जाऊँगी, मगर वह घर से बाहर जाने के बजाय छत पर गया। तो एक दिन मैं भी चुपके से छत पर गई कि देखूं यह सारी रात आखिर छत पर करता क्या है। मैं देखती हूँ कि एक बड़ा सा घेरा बना हुआ है और उस घेरे में भी के बीचों बीच गुड़िया की तस्वीर पड़ी हुई है और एक कोने में अमन बैठा कुछ पढ़ रहा है, जबकि दूसरे कोने पर छोटू बैठा हुआ है। उन दोनों की आंखें बंद है। मैं धड़कते दिल के साथ वापस नीचे आ गई। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, मगर इतना ज़रूर जान गई थी कि यह दोनों काला जादू कर रहे हैं। जो भी होगा देखा जाएगा, कम से कम यह दोनों सच तो बोल सकेंगे। यह सोचकर पुलिस को फ़ोन कर दिया। जब पुलिस आई तब भी दोनों इसी तरह बैठे थे। पुलिस के अचानक छापे से घबराकर दोनों ने भागने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। पहले तो वह बता नहीं रहे थे, फिर पुलिस की थोड़ी सी मार के बाद ही छोटू ने बताया कि उसने मुझसे शादी करने के बाद सारी दौलत अपने नाम करवा ली थी, बल्कि मुझसे शादी ही उसने दौलत के लिए की थी। यह अमन कोई और नहीं उसका बेटा है और यह बात उसने सबसे छुपा रखी है। वह बहुत पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे। पहले काले जादू से मेरे दिल को बुरा किया, फिर अमर से तलाक दिलवाई, फिर बाप बेटी के दरमियान फूट डलवाई। जब अमर मर गया तो गुड़िया को यहाँ ले आया, क्योंकि अमर की सारी जायदाद गुड़िया को मिल चुकी थी।
फिर काले जादू से उसे डराते थे। छोटू की शक्ल में भूत गुड़िया के पास भेजते थे ताकि वह डर जाए और मैं उसकी शादी अमन के साथ कर दूं। शादी तो हो गई मगर गुड़िया अमन के नाम जायदाद नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए यह दोनों गुड़िया पर काला जादू कर रहे थे। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि गुड़िया को उन लोगों ने तहखाने में बंद किया हुआ है। फिर काफ़ी खोजने के बाद गुड़िया तो नहीं मिली, पर उसकी लाश मिल गई। वह पैसे वाले थे इसलिए जेल से छूट गए। मैं उनका घर छोड़कर कहीं और चली गई और बस यही दुआ करती रहती हूँ कि खुदा ऐसा अमल करने वालों को तबाह कर दे। पर जितना कसूर उनका है उससे कहीं ज़्यादा कसूर मेरा था और मेरे दिल का भी, जिसके हाथों मजबूर होकर मैंने अपना कदर करने वाला शौहर और बेटी दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।